कोई भी वैक्सीन बिना साइड इफेक्ट के नहीं आती। किसी को ब्रेन हैमरेज करेगा, किसी को एमआई करेगा, किसी की किडनियाँ खराब करेगा। कि लोग अच्छा खाते पीते हैं, अच्छी नींद करते हैं, परिवार के साथ वार्तालाप भी करते हैं, लेकिन सुबह पता लगता है कि वो हार्ट अटैक से या किसी अन्य कारण से वो उठा ही नहीं। एक बड़ी स्पेसिफिक ऑयल रहता है, पाम ऑयल, सबसे मेजर रीज़न होता है वो हार्ट अटैक का। तो अफीम बोलते हैं कि अफीम दे देनी चाहिए, इससे खून पतला हो जाएगा या जो भी है। अगर मैं आपको बताऊं, अफीम एक्चुअली में 50% लोगों को मार देती है। ये जिम वाले लड़के होते हैं, उनको ब्रेन हैमरेज या हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। स्टेरॉइड हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं जो आगे जाके किडनीज पे इफेक्ट करते हैं। और यकीन मानोगे, सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही पूरा जो डिपार्टमेंट था उन बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठा था। पैरासीटामोल या जो भी टैबलेट है, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से वो ले लेते हैं। आप यकीन मानोगे, आज से 5 से 10 साल बाद लोग बीमारियों से सबसे ज़्यादा मरेंगे इंडिया में। हार्ट अटैक, जब से कोरोना वैक्सीन लगी है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई। कोरोना वैक्सीन को कोई ना कोई साइड इफेक्ट है या वैसे ही? ये एग्जांपल देता हूँ, कोविड ने 1 साल में जितने लोगों को दिक्कत की है। मानव जीवन में डॉक्टरों की भाषा के अनुसार 2.5 सुख माने गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख अच्छी नींद, और आधे सुख में लगभग सब मोह माया आ जाती है। आपको आधा सुख तो लगभग हर कहीं मिल जाएगा, लेकिन जो पहला और दूसरा सुख है वो मिलना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। साथियों, आइए हम इसी बात पर चर्चा करें, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, कैसे अच्छी नींद प्राप्त करें। आज इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पंकज राविश जी, जनरल फिजिशियन एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट, श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर कैथल से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भूपी। आपका स्वास्थ्य कैसे है डॉक्टर साहब? एकदम बढ़िया भूपी, एकदम। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हम आपके जीवन परिचय से शुरू करेंगे। आपका जन्म स्थान कहाँ का और शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं बेसिकली कैथल से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों का गाँव गुलियाना है। तो मेरी एजुकेशन यहाँ RKST पब्लिक स्कूल से ही हुई है। +2 तक मैंने यहीं पे किया था। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन मैंने यूपी से की थी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी जो डिप्लोमा था वो मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट फरीदाबाद से कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने 2 साल तकरीबन सिविल हॉस्पिटल में निको डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद मैं सिग्नस में ज्वाइन किया था ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद कुछ टाइम देव नर्सिंग होम में या कैथल में काम किया। फिर मैंने एक अपना खुद का ही हॉस्पिटल स्टार्ट किया था लास्ट ईयर मार्च के अंदर। तो अभी मैं वहीं पे ही वर्किंग हूँ। कहाँ से ये मैसेज या मोटिवेशनल मिला कि इस लाइन में ही जाना जरूरी है? कोई ऐसे परिवार में है या नॉर्मली? परिवार मेरा मोस्टली टीचर्स का है। मेरे फादर टीचर है, मदर भी टीचर है। आसपास जितने भी हैं वो सब टीचर्स ही रही हम लोग की फैमिली में। बट एक ये होता है कई बार पेरेंट्स का कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, तो एक माइंड में वो फिट कर देते हैं। तो हम लोग फिर उसी हिसाब से ही काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो एक तरीके से माँ बाप का इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है। डॉक्टर साहब, आज के समय में बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि हमारी जनरेशन के जो युवा है उनमें ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आ गई है। तो इसका क्या कारण है? बीपी, एक तो हम पहले बीपी को समझ लेते हैं। बीपी होता है क्या है? ब्लड प्रेशर होता है जो नॉर्मल एक वेरिएशन रहती है, यानी एक ऊपर का बीपी हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं और नीचे का बीपी हम डायस्टोलिक कहते हैं। ये बीपी नॉर्मली 90 से लेके ऊपर का बीपी सिस्टोलिक और 140 के बीच का होना जरूरी होता है। और जैसे कि आपने कहा कि आजकल युवा में ये दिक्कत काफ़ी बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण रहता है आजकल का एनवायरनमेंट, आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपका काम का प्रेशर, आपका फिजिकल प्रेशर जो आपकी बॉडी पे भी असर डालता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है लिथार्जीनेस। आजकल के युवा या तो जिम जाना पसंद करते हैं या फिर वो घर पे ही रहना पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं। यानी फिजिकल एक जो टाइम से सोना होता है, टाइम से उठना होता है, वो आजकल की जनरेशन में एक तरीके से गायब ही होता जा रहा है। और कई बार देखते हैं कि बीपी सामान्य रहता है लेकिन हार्ट बीट ज़्यादा पाती है। तो इसका क्या कारण? इनका कई कारण हो जाते हैं। आप बीपी और हार्ट रेट को एक साथ नहीं रख सकते। बीपी हार्ट रेट मतलब आपकी धड़कन, दिल की धड़कन जो नॉर्मल रहती है 50 या 60 से लेके 100 के
बीच में हम नॉर्मल काउंट करते हैं। जो एथलीट पर्सन होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके हम 50-60 तक आपको आराम से मिल जाती है। बट अगर आपकी धड़कन बढ़ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण रहता है एंजाइटी, एक स्ट्रेस, जो आजकल तो काफ़ी कम एज में बच्चों को भी दिक्कत कर रही है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर होता है उनके ऊपर, स्कूल का प्रेशर होता है, हम लोग उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, फास्ट फूड का चलन काफ़ी हो रहा है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर कैफीन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी है, हेल्थ ड्रिंक्स हैं, जो आजकल के युवा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ये भी एक कारण होता है हार्ट रेट को कभी ज़्यादा और कभी कम करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि जल्दी ना सोना या एक्टिविटी नहीं करना। कई बार एक सामान्य सी बात, हम गांव से ही बिलोंग करते हैं तो देखते हैं कि कोई खेत में काम करता है या कोई मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे नींद 12 बजे आती है या नींद ही नहीं आती कभी कभी। तो क्या कारण है? देखो, नींद ना आने का आपका जो कारण होता है मोस्टली साइकोलॉजिकली रहता है। आजकल आपने देखा भी होगा, चाहे गाँव हो चाहे कहीं पे भी, हम स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप पूरा दिन चलो काम में बिजी रहते हो, आप जैसे लेटने जाओगे आप स्मार्टफोन निकाल लोगे, रील्स देखना स्टार्ट कर दोगे, फेसबुक यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, यूट्यूब पे कोई मूवी देखना स्टार्ट कर दोगे, और आपको पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे खत्म हो गए, कब 3 घंटे खत्म हो गए। तो एक ये सबसे बड़ा कारण रहता है। दूसरा, कई बार आपकी जो स्ट्रेस होता है, जो काम का स्ट्रेस होता है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, क्योंकि पूरा दिन बिजी रहते हो, सामने सोते टाइम हज़ारों चीज़ें माइंड में आती हैं, वो उधेड़ बुन चलते चलते आप लोगों को भी कई बार नींद की समस्याएं, चिड़चिड़ापन वगैरह, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खाते पीते हैं, अच्छी नींद करते हैं, परिवार के साथ वार्तालाप भी करते हैं, लेकिन सुबह पता लगता है कि वो हार्ट अटैक से या किसी अन्य कारण से वो उठा ही नहीं। तो ये एक मिथ है या सच्चाई है कि जो हार्ट अटैक आता है वो 3 बजे के लगभग, सुबह के जो 3 बजे का टाइम है उस समय ही आता है? वो भी कहते हैं बॉडी उस टाइम पे काफ़ी वीक होती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी वेरिएशन करता है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपको MI हार्ट अटैक, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, वो चीज़ आने की। लेकिन कभी भी अटैक ऐसे रातों रात नहीं आता, उसके एक जो प्लेटफॉर्म होता है, जो उसका एक बेस होता है, आप काफ़ी लंबे टाइम से बनना स्टार्ट हो जाता है, 2-3 सालों, एक स्लो प्रोसीजर रहता है। और कभी भी नॉर्मली वो ऐसा नहीं है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो तब भी क्यों आ गया, या आपकी डाइट बहुत अच्छी है तब भी क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लूप होल्स मिल जाते हैं। कई बार जेनेटिक फैक्टर्स वेरी करते हैं कि भाई अगर ये प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम से, जो कार्डिक प्रॉब्लम से मेरी फैमिली में चल रही है, तो हो सकता है मुझे वो जीन्स के थ्रू कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हुई हो। तो कई बार डाइटरी चीज़ें आती हैं, एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे नमकीन है। अब कोई भी चीज़ देखिएगा, नमकीन हर घर में यूज़ होते हैं, बिस्किट्स हर घर में यूज़ होते हैं, बट कभी आपने उसके इंग्रेडिएंट्स देखे कभी, जिन चीज़ों से वो बनता है? एक बड़ी स्पेसिफिक ऑयल रहता है, पाम ऑयल, एक बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है जो हर एक प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है। आप कुछ भी मार्केट से लोगे, सब में ये चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी। सबसे मेजर रीज़न होता है वो हार्ट अटैक का, सबसे ज़्यादा वो कोलेस्ट्रॉल को डिसबैलेंस करता है, सबसे ज़्यादा वो आर्टरीज को ब्लॉक करता है, लेकिन वो अब इस टाइम हर घर में धड़ल्ले से यूज़ होता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम खा बहुत अच्छा रहे, बट एक्चुअली वो अच्छा होता नहीं। बिल्कुल। तो उसका सिम्टम्स कैसे दिखें कि ये प्रॉब्लम अब आ चुकी है शरीर में? हार्ट अटैक आपको एक सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप पेशेंट मोस्टली जब भी आएगा वो कहेगा डॉक्टर साहब चलते हुए मुझे चेस्ट पेन होता है। हार्ट का पेन नॉर्मली जब आप चलोगे, जब आप एक्सर्शन लोगे, जब आप कुछ भी एक्सरसाइज करोगे, आपको तभी महसूस होगा, और जब आप रेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे वो पेन गायब हो जाएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो चेस्ट के लेफ्ट साइड में वो वही पेन है, वही कार्डियक पेन है, बट वैसा नहीं होता। पेन उसका रेडिएट करता है, यानी बॉडी में दूसरी जगह भी जाता है। जैसे वो आपके लेफ्ट हैंड में भी जा सकता है, आपको वहाँ पे पेन महसूस होता है, जबड़े के अंदर पेन महसूस हो सकता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में आपको पेन महसूस हो सकता है, और कई बार तो राइट साइड में भी वो रेडिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है? जैसे हार्ट अटैक में तो शायद 3 स्टेज होती है या उससे ज़्यादा भी होती है, तो ऐसे डायग्नोज करना मुश्किल होता है वो भी, हार्ट फेलियर को और हार्ट अटैक को। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी 3 मेन आर्टरीज रहती है हार्ट के अंदर, उनमें किसी में भी एक में भी 100% ब्लॉकेज को हम हार्ट अटैक कहते हैं। वो एक हमेशा इमरजेंसी कंडीशन होती है, आपको टाइम भी मिलता है कई बार, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो टाइम ज़्यादा मिले।
पहले के 3 से 4 घंटे गोल्डन आवर्स रहता है। अगर आप उतने टाइम में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, थ्रोम्बोलाइज करने से, ब्लड थिनर्स देने से यानी खून पतले करने की मेडिसिन देने से, इंजेक्शन लगाने से वो कई बार मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। नहीं तो हम लोग फिर एंजियोप्लास्टी, छल्ला डालना जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो एडवाइस करते हैं। बट हार्ट फेलियर को एक बार ऐसे बताना मुश्किल है। कई बार हार्ट की मांसपेशियां एकदम से बंद हो जाती है। आजकल के युवा आपने देखे जिम जाते हैं, बिल्कुल बहुत स्टेरॉइड यूज करते हैं। आपकी वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आपको पता ही नहीं होता है पोलीफॉर्म में कैसे सब्जियां उग रही हैं, कौन सी इंजेक्शन लग रहे हैं, कौन सी टेस्टोस्टेरोन वगैरह वो यूज कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर। तो वो सब चीज़ों का बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट होता है, तो मसल्स को वीक करते हैं। मसल्स वीक होकर एकदम से बंद होना, उसको हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम कहते हैं। उसमें कई बार हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। यही कंडीशन होती है कि पेशेंट भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, सडन कोलैप्स कर जाता है, बैठा हुआ होता है, एकदम से पसीने आए, पेशेंट एकदम से कोलैप्स कर गया, हार्ट बंद हो गया उस चीज़ में। कि जब हार्ट अटैक होता है तो अफीम बोलते हैं कि अफीम दे देनी चाहिए, इससे खून पतला हो जाएगा या जो भी है, तो ये कितना लाभदायक है? या कोई अगर कोई साधन ना हो उस समय, जिस समय हमें या फील हो रहा है रोगी को, तो क्या प्राथमिक उपचार करे उसका? अफीम कोई उपचार नहीं है भूपी। आजकल वैसे ही मिथ्या है। आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है और वो भी ज़्यादा नहीं, पिछले 3-4 सालों से ज़्यादा ट्रेंड में। इस टाइम तो ये होता है कि भाई लूज मोशन हो, अफीम दे दो, सिर दर्द है अफीम दे दो, चेस्ट पेन बोला उसको अफीम दे दो, कुछ भी बोला उसको अफीम जरूर देते हैं। बट अफीम एक नशा है, एक बार शुरू हो जाता है तो उसे दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। अफीम बहुत पहले यूज़ होती थी, वर्ल्ड वार में यूज़ हुई थी एज ए पेन किलर। हम लोग के 1-2 इंजेक्शंस आते हैं वो अफीम से ही बनते हैं, ओपियम वगैरह से, बट वो सिर्फ पेन किलर्स के लिए होते हैं, वो पेन कम कर देती है। और अगर मैं आपको बताऊं, अफीम एक्चुअली में 50% लोगों को मार देती है। कैसे? बाई चांस एक पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हो, चलो वो हार्ट अटैक है, उसे भी पता है कि चलो या पेन है, मे भी हार्ट अटैक, उसने अफीम वगैरह ले ली। अफीम क्या करेगी? पेन को कम कर देगी। अब पेन कम हुआ, पेशेंट सोचता मैं ठीक हूँ यार, मैं सुबह जाऊंगा, शाम में जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। उस पेन तो वो कम कर ही देगी, एक नशे की तरह काम करेगी। और जो उसका एक गोल्डन टाइम है जिसमें वो हॉस्पिटल पहुंच के बच सकता था, वो उस टाइम पे घर पे ही होता है, वो सडन कोलैप्स कर जाता है, हार्ट फेल में चला जाता है। तो एक तरीके से वो हेल्प नहीं करती, वो पेशेंट्स को लेट करती है और उनके एक्सपायर होने का सबसे बड़ा रीज़न भी होती है। एक अदरंग कहते हैं हम, अदरंग में भी एक गोल्डन टाइम होता है 3 to 4 आवर्स का। आप यूँ कहते हैं कि अगर आप उतने टाइम में पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हो तो 90% रिकवर कर जाते हैं। रिकवरी ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है पेशेंट्स का लेट आना। लेट आने का कारण क्या है? कभी यहाँ झाड़ा लगवाने चले जाते हैं या फिर लेट कर देते हैं अफीम वगैरह के चक्रों में या दूसरी मेडिसिन के चक्रों में। वो जितना लेट होता जाता है, रिकवरी उतनी ही ना के बराबर होती जाती है उन चीज़ों की। तो अफीम कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं करती, वो सिर्फ उनको सुन कर देती है, पेन कम कर देती है, और वो जितना लेट होते जाते हैं उनकी रिकवरी उतनी ही कम होती है। तो इससे पहले बात हुई थी कि जिम जाते हैं या प्रोटीन या स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, तो ज़्यादातर जो ये जिम वाले लड़के होते हैं उनको ब्रेन हैमरेज या हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। तो स्टेरॉइड का कोई मापदंड या पैरामीटर, प्रोटीन का कोई पैरामीटर, या बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए? भूपी, स्टेरॉइड का कोई पैरामीटर्स नहीं होता, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको लेने ही नहीं चाहिए। वो सिर्फ कुछ लोगों ने अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए या कंपटीशन वगैरह के लिए उन्होंने लेना स्टार्ट किया। आज के ज़माने में हम जैसे युवा एक शारीरिक रूप से फिट दिखने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म अपनाते हैं। बट शारीरिक रूप से फिट देखना कोई मसल बिल्डअप करना नहीं होता है कि आप 6 पैक एप्स लेकर चलो। या आपने कभी देखा भी होगा, दारा सिंह थे, मुझे लगता है यार बहुत अच्छी उन्होंने कुश्तियां की, कभी फाइट नहीं आ रहे, उन्हें कभी 6 पैक एप्स नहीं देखी मैंने। कट्टे और फिट बॉडी थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, उनकी नेचुरल बॉडी थी। बट मसल बिल्डअप करके 6 पैक एप्स निकालना कोई हेल्थ का लिए क्राइटेरिया नहीं होता है। क्राइटेरिया ये कि आप इंटरनली फिट हो या नहीं हो, आपका हार्ट अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके लीवर्स प्रॉपर काम कर रहे नहीं कर रहे, आपकी किडनी अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही। तो लोगों के मन में जो आजकल जनरेशन क्या होती है कि हीरोज को देखती है, फिल्मी हीरोज को, उनकी एप्स देखती है, वो चाहते हैं हम भी ऐसा ही बने, दूसरे लोग हम लोगों से अट्रैक्ट हो। तो ये ट्रेंड चला हुआ और ये ट्रेंड फिर हम लोगों को एक शॉर्टकट की तरफ लेके जाता है।
स्टेरॉइड हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं जो आगे जाके किडनीज पे इफेक्ट करते हैं, लीवर्स को खराब करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं, ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। बिल्कुल। और ज़्यादातर लीवर की समस्या भी आजकल है। चलो जो प्रोटीन या स्टेरॉइड लेता है उसकी तो मान भी लें, लेकिन आम जनमानस में मेरे हिसाब से, और आपको मुझसे भी ज़्यादा पता है कि 90% लोगों को फैटी लीवर है। हम जब भी चेक कराते हैं तो फैटी लीवर मिलेगा, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो उसका क्या कारण है? खान पान का ही है या कुछ नहीं? हाँ, खान पान का सबसे बड़ा कारण रहता है, वो भी खान पान है। अच्छा, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। खान पान को अगर मैं समझाऊँ, पहले जैसे खान पान नहीं रहा। पहले होता था दूध, दही, घी, चने वगैरह, ये सब देसी चीज़ें बहुत होती थी। और अब घर में चले जाओ, 5 बार तो चाय होती है यार। बिल्कुल। 5 बार नमकीन होगी जब चाय होगी तो। बिस्किट्स को कोई भूलता नहीं है। हफ्ते में 2 दिन बाहर का खाना उनके लिए कंपलसरी है इस टाइम। अपने यहाँ कैथल में देखोगे, पहले फूड स्ट्रीट कहाँ होता था? नहीं होता था। नहीं, अब शाम में जाओ, पूरे हर जगह भरी, आपको सांस लेने की जगह नहीं उस मार्केट में इस टाइम। तो ये जा कहाँ रहा है? ऑफकोर्स लोगों के पेट में जा रहा है, और वो फैटी लीवर करता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स करता है, गैस्ट्रिक इश्यूज कर रहा है, ओबेसिटी बढ़ा रहा है, मोटापा बढ़ा रहा है, एसिडिटी की समस्याएं कर रहा है, पेट के भारीपन को कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स खाने पीने से ही शुरू होती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होना। आजकल काम करते हैं, मूवी देखते हैं, सोते हैं। इसके अलावा बहुत कम लोग मिलेंगे जो वर्कआउट करते हैं, कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। हाँ, पुरानी जनरेशन अभी भी उसको कर रही है, सुबह 4-5 बजे उठती है, वॉकिंग करने चली जाती है। बट हम लोग की जनरेशन 8-9 बजे उठती है, रात को लेट सोती है। तो उस चीज़ का साइड इफेक्ट हमें किस में मिल रहा है? हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। बिल्कुल। और लगभग हमारे गांव में एक रीत है कि शहर में तो बोलते हैं कि 3 समय खाना खाते हैं, लेकिन गांव में 4 समय होते हैं। एक दोपहर बाद कभी होता है 3-4 बजे, आपको भी पता होगा। तो खाना का जो सही समय है वो कितने टाइम को, कितना आप खाना चाहिए कि हम उससे स्वस्थ रह सकें? प्रॉपर 3 तरीके का ही खाना कहते हैं। आपका ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक ओवरनाइट आपकी फास्टिंग होती है, आप पूरी रात कुछ खाए नहीं होते, तो ब्रेन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लोगे, कुछ टाइम बाद आपको डिमेंशिया, ब्रेन्स की प्रॉब्लम, भूलने की प्रॉब्लम, एनर्जी, लो एनर्जी, ये सब दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आप दूध, घी, लस्सी जो लेना चाहो ले सकते हो। लंच आपका एवरेज होना चाहिए, मतलब कि सब्जियां ज़्यादा हो उसके अंदर। अच्छा, रोटी बेशक थोड़ी सी कम ले लो, साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, सैलेड्स वगैरह लो खूब सारा। तो और डिनर में हमेशा कहूँगा आपका हल्का होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का डिस्कस हुआ था कि पेशेंट्स को अटैक्स रात में बहुत ज़्यादा आते हैं, 2-3-4 बजे। उसका सबसे बड़ा कारण एक हैवी मील भी रहता है, क्योंकि आप जब भी हैवी मील रहते हो तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा पेट की तरफ होता है, और जब बॉडी वीक होती है ऑफकोर्स उसका ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ रहता है या दूसरे बॉडी सिस्टम की तरफ रहता है, तो हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो मैक्सिमम अटैक हमेशा खाने के बाद ही पेशेंट फील करता है। तो रात का खाना हमेशा लाइट ही होना चाहिए, और सोने से 2 या 3 घंटे पहले होना चाहिए। यानी आप अगर 6-7 बजे करते हो अपना डिनर तो सबसे बेस्ट टाइम है वो। उसके बाद थोड़ी बहुत वॉकिंग ज़रूरी होती है। अब वॉक नहीं करते हो, खाना खाते सोने चले जाते हो, गैस्ट्रिक इश्यूज, गैस, मोटापा, वजन बढ़ना, ये सब दिक्कत स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई पैरामीटर है वजन का, भाई इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए? हाँ, इससे ज़्यादा है तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं? हाँ, एक BMI कैलकुलेटर रहता है हम लोगों का, उसमें आप बॉडी वेट और आप हाइट के हिसाब से चेक करते हैं भाई आपका सारा सिस्टम ठीक है नहीं, आपका वेट प्रॉपर है या नहीं है। तो एटलीस्ट जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर मेरी हाइट 5'8" है और जिस हिसाब से मेरी एज है, तो उस हिसाब से मेरा एटलीस्ट वजन होना चाहिए 70 kg। अगर मेरा अभी 78 है तो मैं कहूँगा ये स्टार्टिंग है एक तरीके से वजन बढ़ने की। आप थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करिए, कम हो जाए। और एक प्रॉब्लम है शुगर की। चलो बड़ों को तो माना कि शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है एक एज के हिसाब से, लेकिन कुछ समय पहले एक केस आया था, लगभग 10 या 11 साल के लड़के को हाई शुगर थी। तो ये ताजुब की बात है, ये खान पान की वजह से है। जबकि कुछ लोग या कुछ बच्चे नॉर्मली ही खाना खाते हैं, घर की रोटी वगैरह ही, या कोई माँ बाप से या अन्य किसी उससे आ जाते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है।
नहीं, एक्चुअली भूपी शुगर दो तरीके की होती है, एक टाइप 2 कहते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली एज के हिसाब से होते हैं, काफ़ी लोगों को जेनेटिकली मिलती है, जो नॉर्मली 25 साल या 30 साल के बाद स्टार्ट होती है लोगों में। बट एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक्चुअली अगर हम समझे, पैनक्रियाज की कुछ सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स कहते हैं हम, उनका काम होता है शुगर को कंट्रोल करना इंसुलिन के थ्रू। अगर किसी भी बीमारी की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, अगर वो बर्न आउट हो जाए, जल जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। और बच्चों में ही टाइप 1, ये चीज़ अभी की नहीं, ये बहुत टाइम से है। तो इसी चीज़ के लिए आज से 50-60 साल पहले इंसुलिन बना था। एक स्टोरी है इस चीज़ की, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या था कि उस टाइम इंसुलिन नहीं था, तो जो बच्चे होते थे, शुगर होता है जिनका 1 साल की एज होती थी, 2 साल की एज होती थी, उनमें भी शुगर मिलता था कई बार। तो जस्ट वेटिंग की, वो डॉक्टर्स वेट कर रहे, भाई कुछ कर नहीं सकते, वो मर ही रहे हैं एक तरीके से, बस वेट कर रहे थे। तो इंसुलिन जो साइंटिस्ट होते हैं कहते हैं यार ट्रायल करते हैं, चलो एक बार ना, हम बना तो चुके हैं। तो दे जस्ट कम कि हाँ भाई डॉक्टर साहब चलो स्टार्ट करो एक बार ट्रायल अपना। तो उन्होंने जस्ट इंसुलिन सब बच्चों को लगाना शुरू किया, और यकीन मानोगे सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही पूरा जो डिपार्टमेंट था वो बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठा था। तो टाइप 1 डायबिटीज़ कोई नई बीमारी नहीं, वो बहुत लंबे टाइम से चल रही है। तो इसका कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के हिसाब से हम इसको काउंट करते हैं। और बहुत कम लोगों को होती है, बट होती है तो उनको लाइफ टाइम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती ही है। उनको कोई इलाज ही नहीं है वैसे? नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। और ये जो आम देखते हैं गांव में या शहर में, जैसे शरीर में पेन है, या सर में पेन है, या पेट में पेन है, तो एक पैरासीटामोल या अन्य जो भी टैबलेट है, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से वो ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, या ऐसे मतलब कितने दिनों या कितने समय तक ये ले सकते हैं, या ऐसा कितनी डोसेज तक नहीं लेना चाहिए? अगर बात करें, आप ऑन द काउंटर ड्रग्स की बात कर रहे हैं आप, मतलब कि पेशेंट्स अपनी मेडिसिन कहीं से भी ले लेते हैं, जैसे पेन किलर्स है या एंटीबायोटिक्स है। मैं इसमें एक चीज़ और एंटीबायोटिक्स का भी ऐड करना चाहूँगा। पेन किलर्स का भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, पेशेंट्स के ऊपर रहता है कि किस हिसाब से उसकी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है। कुछ लोगों का रिएक्शन ज़्यादा होता है, तो कई बार 5 से 6 महीने के अंदर भी किडनियाँ खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ लोगों की 1 साल का भी रहता है। बट पेन किलर्स लंबे टाइम तक लेना आपकी किडनियाँ, आपकी हर एक सिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट डालता है, आपको एक तरीके से उन पर आश्रित भी कर देता है। आप हर चीज़ के लिए मेडिसिन लोगे, आपको यूँ लगता है यार थोड़ा सा पेन होता है, चलो मैं वही ले लेता हूँ। दूसरा, एक एंटीबायोटिक्स का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे पेशेंट को कुछ भी होता है, पेशेंट शॉप पे जाते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, तो पेशेंट ठीक है, फिर दूसरी बार फिर ऐसे ही चलते रहते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड वो बहुत यूज़ करते हैं। आप यकीन मानोगे, आज से 5 से 10 साल बाद लोग बीमारियों से सबसे ज़्यादा मरेंगे इंडिया में, और उसका सबसे बड़ा रीज़न रहेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। यानी जो एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं वो आगे यूज़ होना बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ को आप बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे तो जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसके लिए रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप फॉरेन में कहीं पे भी जाओगे, वहाँ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक मिलती ही नहीं है। एक मेरा मित्र वो बता रहा था कि उसके लड़के को फीवर हो गया, 3-4 साल का था। जब तक 3-4 दिन तक तो उसकी दवाई नहीं दी डॉक्टर ने, कि एक बारी उसका लेवल चेक करने, जब ज़्यादा हो गया फिर दवाई दी। तो वहाँ पर तो बहुत फिर भी समझते हैं कि हमारे तो यहाँ थोड़ा बहुत पेन हो तो दवाई के चट्टे लगा देते हैं। तो थोड़ा इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर ध्यान नहीं दिया तो अगले 10 साल के बाद इंडिया में सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी, क्योंकि हम लोगों के पास एंटीबायोटिक का कोई खजाना नहीं है। शायद 10 साल में एक नई एंटीबायोटिक आती है, और आएगी भी, वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। 5-5 हज़ार के इंजेक्शन होते हैं, 6-6 हज़ार के इंजेक्शन होते हैं, बिल्कुल जैसे कैंसर के 60,000 लाख। एग्जैक्टली। लेकिन वही ये लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं, वो दिक्कत करते रहेंगे। लोग थोड़े से कुछ टाइम के लाभ के लिए इतनी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, नॉर्मल एंटीबायोटिक तो कब का काम करना बंद कर चुकी है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिसके अंदर में हमें हायर एंटीबायोटिक देनी ही पड़ती, क्योंकि नॉर्मल एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही होती, और उस मेडिसिन के बाद हम लोग के पास ऑप्शन भी नहीं होता अब क्या दें। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपने आप में सबसे बड़ी महामारी बनने वाली है। तो हमें जितना कम हो सके उतना यूज़ करना है। कैसे?
कम से कम यूज़ करना चाहिए और डॉक्टर से पूछ के यूज़ करो, ज़रूरत हो तभी यूज़ करो। कई बार वायरल फीवर अपने आप रिकवर हो जाते हैं। दुनिया को जुकाम होते थे, हम लोगों को भी जुकाम होते थे, किसने एंटीबायोटिक ली? और चाय में अदरक गेरी है पी गए। हाँ, ये नेचुरल सी चीज़, आप 3 से 4 दिन में रिकवर कर जाते हो वायरल से। हाँ, फीवर ज़्यादा हो आप तब दिखाओ। नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए आप एंटीबायोटिक्स बहुत यूज़ करते हो, स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हो उस चीज़ के लिए, आप बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं लोगे 3 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, फीवर है या कोई बॉडी एक है, आप एक बार कंसल्ट करो, प्रॉपर टेस्ट कराओ, कारण देखो, उसके बाद फिर मेडिसिन लो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम गाड़ियों का भी बीमा बनवाते हैं या छोटी मोटी फ़ोन का भी बीमा चल गया अब तो, और अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं। ये भी रीज़न है। अच्छा, एक आज यूक्रेन में या फॉरेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हमारे युवा बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या हमारे देश में या पर्याप्त संसाधन नहीं है, या वहाँ की पढ़ाई यहाँ से फ्री है, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की कमी है? एक्चुअली मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर ठीक है, सस्ता पड़ता है, लेकिन वहाँ हर किसी को एडमिशन नहीं मिल पाता। कई बार बहुत बार कंपटीशन ज़्यादा होता है, बहुत जो अच्छे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी नहीं ले पाते कई बार उसमें। तो उसके बाद बचता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में फीस बहुत ज़्यादा है। आप अगर एक एमबीबीएस करने जाते हो तो हम लोग ये सोचते हैं 80 लाख से 1 करोड़ तक आपका 5 साल की फीस वगैरह सब चीज़ हो जाती है उस चीज़ में, जो एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट। और यहाँ कितना में? और यूक्रेन वगैरह में वही चीज़ 30 से 35 लाख में हो रही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उस चीज़ का। तो ओबियसली जो यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते वो बाहर से एमबीबीएस करके फिर वो यहाँ के अपना टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर वो अपने नॉर्मली अपनी डिग्री ले रहे हैं उस चीज़ में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे एक सवाल रह गया था, एक मिथ्या चली हुई है कि हार्ट अटैक, जब से कोरोना वैक्सीन लगी है 2019 से 20 के बाद, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई। कोरोना वैक्सीन को कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है या वैसे ही ये चला रखी है? वो भी हार्ट अटैक पहले भी बहुत थे, उस लोग कभी ध्यान नहीं देते थे। बीपी की समस्याएं पहले भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसी ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ, कोविड ने 1 साल में जितने लोगों को दिक्कत की है इंडिया में, बीपी हर 6 महीने में उतने लोगों को ऑलरेडी मार रहा है। लेकिन वो क्यों नहीं पता चलता? वो मल्टीपल तरीके से दिक्कत करता है। किसी को ब्रेन हैमरेज करेगा, किसी को एमआई करेगा, किसी की किडनियाँ खराब करेगा। तो लोग बीपी को नहीं देखते भी, वो कहते हैं भाई मुझे तो किडनी से दिक्कत है, मुझे तो हार्ट अटैक से, बट उनकी जड़ एक ही है। बट वही चीज़ है कि जैसे हम आपने बताया कि कोविड वगैरह वैक्सीन, देखो हर वैक्सीन के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। कोई भी वैक्सीन बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं आती। अब 1 लाख लोगों में अगर 100 लोगों को साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो हम उसे साइड इफ़ेक्ट मानते नहीं। वो हर एक मेडिसिन का अपने साइड इफ़ेक्ट है। आप एक पैरासीटामोल ले रहे हो, किडनी खराब करिए, अब 1 लाख लोगों में 100 लोगों की किडनी खराब करेगी, तो क्या तुम उसे ये कहोगे नहीं खराब है यार, लेना बंद करो इसको? उस टाइम उसने वैक्सीन ने ये देखो कि काफ़ी लोगों को हेल्प की है, काफ़ी लोगों की जान बचाने में हेल्प की, इम्यूनिटी में हेल्प की। डॉक्टर्स ने सबसे पहले लगवाई थी, सब लोगों ने पहले लगवाई है, लेकिन वो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट सबके रहते हैं। बट वो ये कि लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी डाइटरी चीज़ों को, अपनी जो जेनेटिक चीज़ें, उनको छुपाने के लिए कह देते हैं भाई चलो इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। उन्हें एक रीज़न चाहिए होता है कि भाई हुआ क्यों, तो उन्हें फिर रीज़न एक ही दिखता है, भाई हमें इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम। वो इंजेक्शन भी लेटेस्ट है, वही वो लगवाया, तो उसके बाद वो बहुत लोग आते हैं। जैसे अभी टीबी की वैक्सीन लग रहे थे गाँव में ओल्ड एज लोगों को, अब उसके बाद ओबियसली कुछ लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं, उसका पेन हो जाता है, तो फिर वो खींचते रहते हैं उस चीज़ को, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजन। पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं या वो पैसा टाइप का निशान हो जाता है। स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर, या क्या क्या अपने डाइट प्लान में या दिन में लेना चाहिए जिससे हम तंदुरुस्त रह सके? देखो वो भी आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस। आपका काम का स्ट्रेस हो, चाहे कैसा भी स्ट्रेस हो, सबसे पहले तो मेरी हर एक ऑडियंस को यही अपील रहेगी कि एटलीस्ट आपकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री रखो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। काम है वो हमेशा होता रहेगा, आप रहो या ना रहो, आपके बिना भी वो काम हमेशा चलेगा। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो तो वही काम हो रहा है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो खुद पे ध्यान देना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आखिर तक आपकी बॉडी ही है जो आपका साथ देगी। तो डाइट
अच्छी रखो, बाहर की चीज़ें जितना उसके फास्ट फूड अवॉइड करो। एक रूटीन में एक एक्सरसाइज का पैटर्न बना लो, हफ्ते में एटलीस्ट 5 बार तो एक्सरसाइज करो आधे घंटे तक। आप साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो। घर की दूध, घी, लस्सी कुछ भी खाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाहर का फास्ट फूड है, नमकीन है, लगता है जो पैकेज्ड फूड है वो थोड़ा सा अवॉइड करो। इसके अलावा तो मैं यही अपील करना चाहूँगा उन लोगों से कि भाई जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे, शरीर को एक मंदिर की तरह कहते हैं, मंदिर में सब भगवान होते हैं उनके, आप उनकी पूजा नहीं करोगे तो आखिर में आपको कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। तो बैठ के पानी पीना या खड़े होके दूध पीना, ये ऐसी मिथ्या है, ये भी देखो आयुर्वेद में हो सकता है, बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं मानते। आप पानी पियो, दूध पियो, बट वही चीज़ है कि हम एकदम से पीने से मना करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें खाना भी होता है हम कहते हैं चबा चबा के खाओ, क्योंकि स्लो खाना खाया हुआ एक डाइजेशन की तरफ जल्दी जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।